नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स पर। हमने एक टॉपिक पढ़ा था कारक का, किसी कारणवश वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसकी एक वीडियो बाकी रह गई थी। तो आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह रहेगा वो रहेगा जी से। लेकिन हमने पढ़ा था से विभक्ति चिन्ह होता है वो किसका होता है, करण कारक का भी होता है, लेकिन अपादान का भी होता है। अपादान का कब होता है, जब आपका अलग होने का भाव आता है, अलग होने पर। तो से में और अपादान करण में और अपादान में फर्क क्या हो जाता है, क्योंकि दोनों का जो परसर्ग होता है वो से ही होता है। जो आपका करण कारक होता है वो क्रिया को पूरा करने का माध्यम होता है, किसी भी क्रिया को पूरा करने में सहायक होता है। जो सहायक होगा वो कहलाएगा करण, और जो अलगाव पैदा कर देगा, दूरियां पैदा कर रहा है, अलग कर रहा है, वो आपका हो रहा है जी अपादान कारक। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैं पेन से लिखती हूँ, मैं पेन से लिखती हूँ, तो क्रिया लिखने की हो रही है यहाँ पर, लेकिन लिखने की क्रिया में सहायक कौन है, पेन। किसकी सहायता से लिखा जा रहा है, पेन की सहायता से लिखा जा रहा है। तो ये पेन से जो शब्द है हमारा क्या कहलाएगा, करण कारक कहलाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मेरे हाथ से पेन गिर गया, मेरे हाथ से पेन गिर गया, तो अब जो हाथ से है हमारा वो करण नहीं है, बल्कि क्या है हमारा अपादान कारक। तो जहां पर भी से विभक्ति चिन्ह अलगाव की स्थिति पैदा करता है, अलग करने का भाव पैदा करता है, वहां पर सदैव आपका क्या रहता है, अपादान कारक रहता है। तो जैसे देखिए हम समझते हैं उदाहरण के साथ। आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो उदाहरण पढ़ा है इसका, वो पढ़ा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कहीं पर भी क्रिया गिरने के रूप में आ जाए, गिरना, वहां पर जो से होगा वो सदैव क्या रहेगा, आपका अपादान कारक रहेगा। जैसे हमने कहा नदियां पहाड़ों से गिरती हैं, या फिर हमने कहा वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो जो पहाड़ों से है या फिर जो वृक्ष से है, यहाँ पर गिरना आ गया, तो आपका कौन सा कारक रहेगा, यहाँ पर अपादान कारक रहेगा। दूसरा, कहीं में निकलना आ जाता है, क्रिया निकलने के रूप में, निकलना, वहां पर भी से परसर्ग सदैव किसके लिए रहता है, अपादान कारक के लिए रहता है। जो निकलना क्रिया होती है वहां पर जो से परसर्ग होता है वो अपादान। जैसे हमने कहा गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो जो हिमालय से है ये आपका क्या रह जाएगा, अपादान कारक रह जाएगा। बहुत ध्यान से अपादान कारक को हम समझेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जो एक समास होता है आपका तत्पुरुष समास, वो इससे रिलेटेड होता है। मैंने आपको करवा रखा है तत्पुरुष, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप पाओगे कि कारक से संबंधित होता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो हमेशा अपादान से लिंक करके ही पूछे जाते हैं। अगर हमें अपादान कारक अच्छे से समझ में आ गया तो हमें वहां पर वो चीज भी समझ में आ जाती है। उसके बाद देखते हैं कहीं पर लेना क्रिया आ जाती है। मैंने आप लोगों को संप्रदान कारक करवाया है। संप्रदान कारक में हमने पढ़ा था कहीं पर भी क्रिया देने के भाव में आ जाती है, वहां पर सदैव कारक क्या रहता है, हमारा संप्रदान कारक रहता है। लेकिन अगर कहीं भी क्रिया लेने के भाव में आ जाती है तो वहां जो से विभक्ति चिन्ह होता है वो सदैव किसका होता है, संप्रदान कारक का होता है। जैसे मोहन ने दिनेश से
पुस्तक ली। मोहन ने दिनेश से पुस्तक ली। क्रिया क्या है हमारी? लेना। तो जो दिनेश से है यहाँ पर, ये आपका क्या कहलाएगा? अपादान कारक कहलाएगा। अगर यही उदाहरण होता मोहन ने दिनेश को पुस्तक दी, अगर देना क्रिया बन जाती तो फिर दिनेश को जो शब्द होता आपका वो क्या कहलाता? संप्रदान कारक कहलाता। परंतु ये आपका क्या कहलाएगा? अपादान कारक। राम ने श्याम से सुलेख लिखवाया। सॉरी, ये चीज नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पर हमारी क्रिया से रिलेटेड हो गया। अगर हमने कहा कि राम ने श्याम से पेन लिया, तो वहां पर श्याम से है वो आपका क्या बन जाएगा? अपादान कारक बन जाएगा। तो कहीं भी क्रिया लेने के रूप में आ जाती है, वहां पर सदैव कारक क्या रहता है आपका? संप्रदान कारक रहता है। उसके बाद कहीं भी क्रिया सीखने के रूप में आ जाती है। क्रिया क्या? सीखने के रूप में अगर क्रिया आती है तो वहां जो से विभक्ति चिन्ह होता है वो हमारा क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। सीखना क्रिया में से विभक्ति चिन्ह क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक। जैसे हमने लिखा राधा ने गुरु से नृत्य सीखा। राधा ने गुरु से नृत्य सीखा। तो यहाँ पर जो गुरु से क्रिया क्या आ गई? हमारे सीखना आ गई। तो जो गुरु से शब्द है ये हमारा क्या कहलाएगा? अपादान कारक कहलाएगा। ये हो जाएगा हमारा अपादान कारक। मैंने अध्यापिका से हिंदी सीखी, तो अध्यापिका से जो है वो क्या कहलाएगा? आपका अपादान कारक कहलाएगा। उसके बाद देखिए कहीं पर भी भय का भाव आता है, भय या डर का भाव कहीं पर भी आ जाता है, वहां पर भी सदैव क्या रहेगा? आपका अपादान कारक रहेगा। जैसे मैंने कहा वह ऊंचाई से डरता है। वह ऊंचाई से डरता है। तो जो ऊंचाई से है ये आपका क्या कहलाएगा? अपादान कारक। बच्चा अंधेरे से डरता है, उसे पानी से डर लगता है, वह पानी से भयभीत होता है। तो पानी से है, अंधेरे से, ऊंचाई से, जो हमने लिखे सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? अपादान कारक कहलाएंगे। उसके बाद कहीं पर भी लज्जा का भाव आ जाता है। लज्जा का भाव कहीं भी आए वहां पर भी सदैव कौन सा कारक होता है? हमारा अपादान कारक होता है। लज्जा के भाव में भी सदैव कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। जैसे हमने कहा बच्चा अजनबियों से लजाता है या शर्माता है। बच्चा अजनबियों से लजाता है या शर्माता है। तो यहाँ पर जो ये अजनबियों शब्द हमने लिखा है ये कौन सा रहेगा? हमारा अपादान कारक रहेगा। उसके बाद कहीं पर भी आपको मुक्ति का भाव मिलता है। मुक्ति, जैसे हमने कहा कैदी जेल से रिहा हो गया। यहाँ ध्यान है, रिहा बोले हम, मुक्त बोले, आजाद बोले, एक ही चीज होती है। वह ऋण से मुक्त हो गया, वह बरसों के कर्जे से मुक्त हो गया, बरसों के कर्जे से आजाद हो गया। तो यहाँ पर जो ये है ये आपका क्या कहलाएगा? अपादान कारक कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं कहीं भी कोई किसी चीज का अभाव दिखाया जाता है, कमी दिखाई जाती है किसी भी चीज की, जो अभाव है, कमी। जैसे हमने कहा वह बुद्धि से हीन है, वह दिमाग से कमजोर है, हमने बुद्धि से कमजोर है। तो जो बुद्धि से है ये किस चीज को यहाँ पर दर्शा रहा है? आपके भाव को दर्शा रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? अपादान कारक कहलाएगा। किसी भी कोई भी विकार होता है किसी भी चीज का, ऐसे तो इसी के अंदर आ गई ये चीज,
लेकिन फिर भी कोई भी विकार है, वहां जो से विभक्ति चिन्ह होता है वो भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे हमने कहा वे संतान से हीन है, या फिर मैंने लिख दिया वह आंखों से अंधा है। तो ये जो है हमारे, ये क्या कहलाएंगे, अपादान कारक कहलाएंगे। तो इस प्रकार से अपादान कारक की पहचान, आपको यही सारी की सारी चीजें याद रखनी है। कहीं भी निकलना है, लेना है, सीखना है, भय है, लज्जा, मुक्ति, ये सारे के सारे आपके क्या रहेंगे, अपादान कारक रहेंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम इसी टॉपिक में। तो हमारा जो अगला भाग है वो है जी, अगला पार्ट है वो रहेगा हमारा संबंध कारक। संबंध कारक, अगर मैं विभक्ति चिन्हों की बात करूं तो इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री। और अगर मैं इसकी विभक्ति की बात करूं तो विभक्ति होती है जी यहाँ पे षष्ठी विभक्ति, छठी विभक्ति होती है, अपादान पंचमी होती है, संबंध षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पर जो एक सबसे मेन चीज होती है, वैसे संबंध कारक होता क्या है, जहां दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में संबंध दर्शाया जाता है। जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है वहां पर क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। पर इस कारक के अंदर जो सबसे मेन पॉइंट है समझने का वो ये है कि जैसा हम लोगों ने कारक की परिभाषा पढ़ी है कि क्रिया के साथ संबंध दर्शाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कारक। मतलब क्या हो गया कि कारक का संबंध किसके साथ होगा, क्रिया के साथ। तो सीधी सी बात है, जहां पर हम कारक पढ़ रहे हैं वहां पर क्रिया होगी ही होगी। परंतु संबंध कारक एकमात्र ऐसा कारक है जिसमें क्रिया का होना अनिवार्य नहीं होता। कहने का मतलब मेरा क्या है, बाकी कोई भी ऐसा कारक नहीं है कि जिसमें क्रिया ना हो, परंतु संबंध कारक में क्रिया नहीं होती है। देखते हैं किस तरह से। एक बार मैंने लिखा राम का भाई श्याम है, मैंने लिखा यह सीता की पुस्तक है, हमने लिखा ये बच्चों के खिलौने हैं, ये बच्चों के खिलौने हैं। यहाँ पर पर्सन का, के, की तीनों आए हुए हमारे। यहाँ राम का और श्याम का क्या दिखाया है, संबंध दिखाया है। यहाँ पुस्तक का संबंध किसके साथ दिखाया है, सीता के साथ। यहाँ खिलौनों का संबंध किसके साथ दिखाया है, बच्चों के साथ। आप इन तीनों उदाहरणों को पढ़ के देखो, यहाँ पर कहीं भी क्रिया नहीं लिख रखी है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो संबंध कारक होता है यहाँ पर क्रिया का होना अनिवार्य नहीं होता है। कोई भी जरूरी नहीं होता कि वाक्य में क्रिया आपको मिले ही मिले, बिना क्रिया के भी संबंध कारक मिल सकता है। एक तो ये चीज थी यहाँ पर। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से वो ये है कि जो उदाहरण अभी हमने पढ़े हैं वो का, के, की के पढ़े हैं। रा रे री परसर्ग के साथ कोई उदाहरण एक बार सोच के देखिए आप अपने दिमाग में, रा रे री परसर्ग के साथ कौन से उदाहरण बनते हैं। तो यहाँ भी एक समझने का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम देखते हैं। देखो एक तो परसर्ग आते हैं संज्ञा के साथ और एक परसर्ग आते हैं सर्वनाम के साथ। कोई भी परसर्ग हो संबंध का ही नहीं। तो यहाँ देखो ये क्या है, संज्ञा, ये क्या है, संज्ञा, ये क्या है, संज्ञा। जब संज्ञा के साथ ये परसर्ग आए हैं तो अकेले अकेले लिख रखे हैं।
ये अकेला लिख रखा है, ये अकेला लिख रखा है। कहने का मेरा मतलब क्या है, जब भी किसी संज्ञा के साथ कोई परसर्ग आता है तो वो स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है, वो स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। जब भी कोई परसर्ग किसी संज्ञा के साथ आएगा तो वो स्वतंत्र रूप में लिखा जाएगा। लेकिन स्वतंत्र, देखो स्वतंत्र का मतलब, जब भी मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ और मैं स्वतंत्र शब्द का प्रयोग कर रही हूँ तो वहां स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि बिल्कुल अकेले अकेले लिखने, किसी के साथ जोड़कर नहीं, बल्कि अकेले लिखने। लेकिन कोई भी परसर्ग अगर किसी सर्वनाम के साथ आ जाता है तो वो कभी भी स्वतंत्र नहीं लिखा जाता, बल्कि उसी के अंदर समाकर लिखा जाता है। यहाँ मैंने लिख दिया राम का भाई, लेकिन अगर मुझे लिखना हो उसका भाई, श्याम, अब भी यहाँ पर क्या लिखा है, उस सर्वनाम में हमने क्या जोड़ दिया, का। और उस शब्द क्या होता है आपका, सर्वनाम होता है। अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो उसका, तो आप गलत लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखा जाता है। हमेशा कैसे लिखा जाता है, इसी तरह से। तो ये का के है, फिर रा रे री की तो आपको सारे ही सर्वनाम के साथ मिलेंगे। का के उदाहरण आपको सर्वनाम के साथ भी मिल रहे हैं और आपको संज्ञा के साथ भी। लेकिन रा रे री सदैव किसके साथ मिलेगा, आपको सर्वनाम के साथ मिलेगा। जैसे देखिए मैंने लिखा, यह मेरी कक्षा है, यह मेरी कक्षा है। तो यहां मैं में री जोड़ा गया है। जब आप मैं में री जोड़ते हो तो कैसे लिखा जाता है, मेरी लिखा जाता है। यह मेरी कक्षा है, वे तुम्हारे कपड़े हैं। तुम में रे जोड़ दिया तो क्या बन गया, तुम्हारे। तो ये शब्द यहाँ पर जो मेन बात है वो यही है कि जो शब्द इस तरह से लिख रखे वहां पर क्या जोड़ा गया है, परसर्ग जोड़ा गया है। बच्चे परसर्ग ढूंढते रहते हैं कहाँ है कहाँ है, तो यहाँ मैं में क्या जोड़ा गया है, री जोड़ा गया है। यहाँ उसमें क्या जोड़ा गया है, का जोड़ा गया है। बस मेन पॉइंट यही है कि अगर ये संज्ञा के साथ आते हैं तो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं, परंतु अगर ये किसी सर्वनाम के साथ आते हैं तो ये उसके अंदर ही समाहित कर दिए जाते हैं, स्वतंत्र नहीं लिखे जाते। तो चलते हैं हम अगले कारक पे। जो अगला कारक है हमारा वो है जी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, परसर्ग क्या होता है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में या पर, में या पर। और अगर मैं विभक्ति की बात करूं तो विभक्ति होती है जी सप्तमी, इसकी सप्तमी विभक्ति परसर्ग होता है में या पर। अधिकरण क्या होता है, देखो कोई भी क्रिया की जाती है तो उस क्रिया को करने का कोई स्थान होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। बिना आधार के या बिना स्थान के कोई भी क्रिया नहीं होती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी भी काम को करने के लिए किसी न किसी चीज की सहायता पड़ती है, ठीक उसी तरह से किसी आधार की जरूरत भी होती है। हमने लिखा कि हम पेन से लिखते हैं, लिखने में सहायक हो गया पेन, लेकिन कहाँ लिख रहे हैं वो भी तो देखना है। हम नोटबुक पर लिख रहे हैं या फिर हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो लिखने का जो आधार है वो नोटबुक या बोर्ड होता है। तो कहीं पर भी क्रिया हो रही है वो जगह या वो आधार आपका क्या कहलाता है, अधिकरण। और अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं क्रिया के साथ कहाँ लगा के। मैंने कहा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, खेलना हमारी क्रिया है, लेकिन कहाँ हो रही है खेलने की क्रिया, मैदान में। तो जो मैदान में है ये आपका क्या है, अधिकरण कारक है। यहाँ किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ किस परसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो में परसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ ले, अपादान कारक परसर्ग में हो गया, विभक्ति क्या हो गई आपकी, सप्तमी हो गई। जैसे मैंने कहा कि वह छत पर बैठा है, वह छत पर बैठा है। क्रिया क्या हो रही है, बैठने की, कहां पर हो रही है, छत पर। तो जो छत पर है ये आपका क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की, कहां, कक्षा में। तो जो कक्षा में है वो आपका क्या बन जाएगा, अधिकरण कारक बन जाएगा।
तो बिल्कुल सीधा था, सरल है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे लास्ट कारक को। जो हमारा लास्ट कारक है वो है जी संबोधन। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं इसके? हे और अरे। अगर कोई विभक्ति पूछे तो कौन सी विभक्ति होती है? अष्टमी विभक्ति इसकी होती है। संबोधन का मतलब ही क्या होता है? पुकारना, संबोधित करना, किसी को भी पुकारना। किसी को भी पुकारे जाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला, अरे बालक इधर आओ। अरे बालक इधर आओ। तो जो ये है आपका, ये क्या कहलाएगा? संबोधन कारक। क्या कहलाएगा? संबोधन कारक। हे प्रभु सबका भला करो। हे प्रभु सबका भला करो। तो जो ये है ये आपके क्या कहलाएंगे? अधिकरण कारक कहलाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा कारक का टॉपिक। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द हमारी अगले वीडियो के साथ।